मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसए 200 की सीरीज़ का अगला अपना एसए, जिसमें एसए की 200 की सीरीज़ में हमने क्या देखा था। हमने ये एसए 210, 200, 210, 230, 240 को कंप्लीट कर लिया था। ये जो रिवीजन है ये थोड़ा सा डिटेल में रिवीजन है। इसके साथ मैं एसए 200 की सीरीज़ का चार्ट रिवीजन भी डालूंगा। उसके बाद एक हम क्वेश्चन आंसर की रिवीजन भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस वीडियोस के साथ साथ आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी बताइए, और कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहिए। सीए फाइनल के लिए, सीए इंटर के लिए भी ये ऐसे रिलेवेंट है। चलिए आइए देखते हैं एसए 250। एसए 250 जैसे कि नाम से पता लग रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना। लॉ एंड रेगुलेशन यानी कि आप कंसीडर करेंगे, एक ऑडिटर कंसीडर करेगा कि लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, लॉ और रेगुलेशन, लॉ एंड रेगुलेशन में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे? कंप्लाई करे। कंप्लाई करे, क्या कंप्लाई करे? लॉ एंड रेगुलेशन को, लॉ एंड रेगुलेशन को वो कंप्लाई करे। अगर वो लॉ एंड रेगुलेशन को प्रॉपर्ली कंप्लाई करता है, प्रॉपर्ली कंप्लाई करने के बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो चेक करे कि वो प्रॉपर्ली कंप्लाई हुए हैं या नहीं है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लाई लॉ एंड रेगुलेशन, टू हेल्प द प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी कि क्या होगा? हेल्प करेगा प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू शुड इंप्लीमेंट फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर आपको चाहिए कि आप लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लाई कर रहे हैं, लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लाई हो रहे हैं, इसको प्रॉपरली कंप्लाई करने के लिए कि किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस ना हो, आपको ये प्रोसेस फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस हैं वो देखते हैं। हम मॉनिटर करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स को और डिज़ाइन करेंगे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मीट द रिक्वायरमेंट। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि हमारी क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है उसको मॉनिटर करेंगे, जैसे कि कंपनी एक्ट, जैसे कि जीएसटी, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि पीएफ, ईएसआई, ईटीसी। जो जो लॉ एंड रेगुलेशन हमारे पर कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है हम उसको मॉनिटर करेंगे। अब देखेंगे क्या इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम लगा है, जिससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जो लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लाइंस हो रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल लगा है, यानी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके ठीक हैं? नहीं है। दूसरा, डेवलप, पब्लिश एंड फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको डेवलप करना है, पब्लिश करना है और फॉलो कराना है। ठीक है। इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कंडक्ट। तो एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय ट्रेंड होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, और कोड ऑफ कंडक्ट का पता होना चाहिए। मॉनिटर करेंगे कंप्लाइंस ऑफ कोड एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन व्हेन नेसेसरी। एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे अगर किसी ने कंप्लाई नहीं किया है। एंगेज लीगल एडवाइजरी एंड मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट। हम क्या करेंगे? एंगेज करेंगे लीगल एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी लेंगे और मॉनिटर करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स को। मेंटेन करेंगे रजिस्टर, सफिशिएंट लॉ एंड रेगुलेशन एंड रिकॉर्ड कंप्लायंस। रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर कौन सा होता है? जिसके अंदर पता होता है कि कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशंस हमें कंप्लाई करने हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि रिटेंशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन इन रिलेशन टू, सॉरी मैं शायद कुछ और बोल गया। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो क्या करे? रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां बात आती है तो वो हर चीज को देखो, ऑडिटर को क्या करना होता है? ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस यानी ऑडिटर को हर चीज को क्या चेक करना होता है, और चेक करके ये बताना होता है कि ये चीज़ ठीक है नहीं ठीक है। इस चीज़ के लिए वो क्या करेगा? रीजनेबल एश्योरेंस लेगा। तो जहाँ जहाँ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहाँ ऑडिटर को सबसे पहले क्या लेना होता है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ऑडिटर कंसिडर करेगा क्या एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्हेन परफॉर्मिंग द ऑडिट, यानी कि क्या कंसीडर किया गया है। ऑडिटर चेक कंसीडर क्या करेगा? जो एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है व्हेन परफॉर्मिंग द ऑडिट, क्या एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है जो हमारे कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा,
ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट में नॉट बी डिटेक्टेड, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिडक्ट नहीं होगी विद वेल प्लान एंड प्रॉपरली परफॉर्म और मे नॉट बी डिडक्टेड इवन दो द वेल प्लान एंड प्रॉपरली परफॉर्म। यानी कि इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण अगर आपने बहुत अच्छे से प्लान भी किया है तब भी वो जो इम्प्लीमेंट है, वो जो मिस स्टेटमेंट है, हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट आपको मिल जाए। उसको जितना मर्जी प्लान कर लो, जितना मर्जी अच्छे से कर लो, वो मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है। चैलेंजेस इन डिटेक्टिंग नॉन कंप्लायंस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डिटेक्ट करने में नॉन कंप्लायंस के, नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट करने में। अब नंबर ऑफ लॉज होते हैं, न्यूमरस ऑफ लॉ रेगुलेशन मैनी विच रिलेट टू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, कुछ लॉ एंड रेगुलेशन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं एंटिटी के, डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि लोकल बॉडी का कुछ लॉ होता है, आपने लेबर एक्ट होता है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री में एम्प्लॉय काम करते हैं, लेबर एक्ट लगा हुआ है, पीएफ ईएसआई लगा हुआ है, पीएफ ईएसआई का लॉ हो गया, उनका लॉ हो गया। फिर उसके बाद कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट नहीं करते, वो लॉ एंड रेगुलेशन जैसे कि लोकल बॉडी का जैसे म्युनिसिपल टैक्स वगैरह हो गया, और लोकल बॉडी के कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं कि आपको कमर्शियल जोन में हो तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वहाँ का लोकल का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है। कुछ ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं जो पर्टिकुलर एंटिटी के ऑपरेशन से डिनोट करते हैं, तो वो लॉ एंड रेगुलेशन काफ़ी सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि ऑडिटर को उसके बारे में नॉलेज ना भी हो, और हो सकता है कि मैनेजमेंट ने बोल दिया उसका कंप्लायंस हो गया है, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज पता ही ना हो कि ये चीज़ क्या होती है। दूसरा, नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व deliberate action, deliberate action such as collusion, for forgery and management overriding control। हर जगह जहां भी लिमिटेशन आ रही है, आप देखिएगा लिमिटेशन के अंदर क्या हो रहा है कि लिमिटेशन ड्यू टू फ्रॉड अगर हो रही है, यानी कि आपको क्या हो रहा है कि आप अगर रिस्क है मिस स्टेटमेंट का और ड्यू टू फ्रॉड है, तो वहां पर क्या होगा, कोल्यूजन, फर्जरी, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। यानी कि आप अगर देखेंगे किसी भी तरीके की दिक्कत अगर आएगी तो मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं उसके अंदर हाथ होगा। अगर मैनेजमेंट का हाथ है, यानी कि नॉन कंप्लायंसेस अगर हो रही हैं और ऑडिटर को पता नहीं लग रहा है, तो मैनेजमेंट ने क्या होगा, बहुत अच्छे से विंडो ड्रेसिंग की होगी, बहुत अच्छे से चीज़ों को छुपाया होगा और मैनिपुलेट किया होगा। डिटरमाइनिंग वेदर द एक्ट ऑफ कंटिन्यूस एंड नॉन कंप्लायंस में रिक्वायर लीगल डिसीजन। डिटरमाइन करेंगे वेदर एक्ट ऑफ कंटिन्यूस नॉन कंप्लायंस, आप कंटिन्यूसली नॉन कंप्लायंस करे जा रहे हो, उस रिक्वायर द लीगल डिसीजन, तो हम लीगल डिसीजन लेंगे कि क्या ऐसा इम्पैक्ट आएगा एंटिटी के ऊपर, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अगला टाइप ऑफ रेगुलेशन, लॉ एंड रेगुलेशन। एक ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एक ऐसे अदर लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अगर ये लॉ एंड रेगुलेशन है जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो दिस लॉ अफेक्ट द मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर। जैसे टैक्स लॉ, लेबर लॉ, तो वो मटीरियल अमाउंट होता है और डिस्क्लोजर में ऑडिटर को मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद दिस लॉ। इस लॉ को कंप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। अदर लॉ एंड रेगुलेशन के लिए दे मे नॉट बी हैव डायरेक्टली इफेक्ट द अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन बट ये क्या है, फंडामेंटल टू द बिजनेस ऑपरेशन, ये बहुत फंडामेंटल है बिजनेस ऑपरेशन के लिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड टू परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। यहां पर वो क्या करेगा, स्पेसिफिक ऑडिट, अपने स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लेगा ताकि वो आइडेंटिफाई करे किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस विद दिस लॉ। इट शुड बी मटीरियल अफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या हो सकता है कि वो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जिससे उसे अगर नॉन कंप्लायंस मिलता है, और वो कैसा नॉन कंप्लायंस होना चाहिए, नॉन कंप्लायंस विद दिस लॉ कुड बी मटीरियल, वो मटीरियल हो सकता है और अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यानी कि स्पेस, अब वो ऑडिटर का यहाँ पर लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है कि बस वो स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे क्या कोई नॉन कंप्लायंस है जो कि मटेरियल है और इफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
दो तरीके की लॉ हमने पढ़े यहाँ पर, लॉ विद डायरेक्टली इफेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर लॉ एंड रेगुलेशन। यही पार्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था। अगले पार्ट पे आते हैं, ऑडिट कंसिडरेशन, ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। Auditor should obtain general understanding of legal and regulatory framework applicable to the entity and industry, how the entity complies with the framework, कैसे वो entity complies कर रही है framework का। ऑडिटर क्या करेगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग लेगा, ऑडिटर जनरल अंडरस्टैंडिंग लेगा द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो कि एप्लीकेबल हो रहे हैं एंटिटी पे। ऑडिटर कंसिडरिंग द कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिटर शुड ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी, यानी कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन है जो कि एप्लीकेबल होते हैं एंटिटी को। ठीक है, हाउ द एंटिटी कंप्लाई विद दिस फ्रेमवर्क, वो कैसे कंप्लाई करती है इन फ्रेमवर्क को या फिर इन लॉ एंड रेगुलेशन को। ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन, ऑडिटर को जरूरी है कि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले रिगार्डिंग द लॉ डायरेक्टली इम्पैक्ट टू द मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, उसको अमाउंट को और उसके डिस्क्लोजर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, उसके लिए उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ते हैं। अदर लॉ एंड रेगुलेशन के लिए इंक्वायरी करेगा, सिर्फ उसे इंक्वायरी करनी मैनेजमेंट से अबाउट द कंप्लायंस और इंस्पेक्ट करना है कोरस्पॉन्डिंग विद द रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो वो चेक करेगा कि रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, जो भी इंस्पेक्ट करेगा कि कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा नॉन कंप्लाइंस का, तो इंस्पेक्ट करेगा कोरस्पॉन्डेंस विद द रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। दूसरा ना सॉरी फोर्थ पॉइंट है, ऑडिटर मस्ट रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग द ऑडिट इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस दैट बी अराइज। वो ड्यूरिंग द ऑडिट अलर्ट रहेगा कि कोई ऐसा नॉन कंप्लाइंस तो उसके ऐसा नॉन कंप्लाइंस तो नहीं है जो उसके सामने अराइज होता है, उसका इफेक्ट है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे मैनेजमेंट से टू नो इंस्टांस ऑफ नॉन कंप्लाइंस बीइंग डिस्क्लोज, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा कि किसी तरीके का नॉन कंप्लाइंस है तो वो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करे, या फिर कोई भी ऐसा नॉन मटेरियल नॉन कंप्लाइंस नहीं है, अगर है तो वो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है। ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड, अगर उसे पता लगता है कि कोई नॉन कंप्लाइंस है, वो आइडेंटिफाइड होता है या फिर उसे सस्पेक्ट लगता है कि वो नॉन कंप्लाइंस है, तो ऑडिटर बिकम अवेयर नॉन कंप्लाइंस फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। अंडरस्टैंड, सबसे पहले समझेंगे नेचर क्या है ऑफ द एक्टिविटी एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अकरेंस, एक्टिविटी क्या हुई है जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस हुआ है, और वो सर्कमस्टांस को समझेगा। फर्दर इंफॉर्मेशन लेंगे, ऑब्टेन करेंगे फर्दर इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट द पोटेंशियल इफेक्ट, पोटेंशियल इफेक्ट जो पोटेंशियल इफेक्ट है यानी जो इफेक्ट होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर नॉन कंप्लायंस सस्पेक्टेड है, ऑडिटर शुड डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, सबसे पहले समझो, फिर फर्दर इंफॉर्मेशन लो, फिर जाके मैनेजमेंट से जाके बात करो। मैनेजमेंट से एक बार आपने बात कर ली तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन लो, यानी कि if अगर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, पोटेंशियल इम्पैक्ट देखेंगे, मटेरियल कंसीडर ऑब्टेन लीगल एडवाइस। देखो बात मैनेजमेंट से बात नहीं बनी तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, उसने बात नहीं मानी और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम लीगल एडवाइस लेंगे। उसके बाद ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएट इफेक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन। सब 5 हमने क्या किए, 4 से 5 पॉइंट इसके अंदर किए। सबसे पहले हमने क्या किया कि हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड समझेंगे और ऑब्टेन करेंगे फर्दर इंफॉर्मेशन को। फर्दर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या किया, हम नॉन कंप्लायंस जो भी हमें मिला वो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, और लीगल एडवाइस देने के बाद हो सकता है कि अब भी वो नॉन कंप्लायंस मटेरियल हो, उसका इम्पैक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिख रहा है तो हम उसको ऑडिट ओपिनियन में ले सकते हैं। अगला पॉइंट, रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्टिंग करेंगे। इफ द नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है, मटेरियल है, कम्युनिकेट द टीसीडब्ल्यूजी एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा पॉइंट, इफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व इन द नॉन कंप्लायंस, एस्केलेट इशू टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, हम नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। इफ सच ऑडिट कमिटी एंड सुपरवाइजरी बोर्ड, जैसे कि ऑडिट कमिटी सुपरवाइजरी बोर्ड है उसके पास जाएंगे। इफ नो हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट, ऑडिटर बिलीव्स कम्युनिकेशन विल नॉट बी एक्ट अपॉन द सी द लीगल एडवाइस, तो वो क्या करेगा, लीगल एडवाइस लेगा। रिपोर्टिंग इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग। इफ नॉन कंप्लायंस मटेरियल, अगर ये मटेरियल है, इफेक्ट देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इज नॉट एडुकेटली रिफ्लेक्ट, ऑडिटर शुड इशू द क्वालिफाइड एंड एडवर्स ओपिनियन। ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड
और एडवर्स। ठीक है, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नॉन कंप्लाइंस मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड इज नॉट एडुकेटली रिफ्लेक्ट द ऑडिटर शुड इशू द क्वालिफाइड और एडवर्स रिपोर्ट। नॉन कंप्लाइंस मटेरियल है और इफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड इज एडुकेटली रिफ्लेक्टेड द ऑडिटर शुड इशू क्वालिफाइड एंड एडवर्स रिपोर्ट। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में तब देना चाहिए जब वो मटेरियल हो, मटेरियल के साथ वो ज़्यादा ही मटेरियल है, ज़्यादा ही परवेसिव है, यानी उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है, तो वो एडवर्स रिपोर्ट एडवर्स ओपिनियन भी दे सकता है। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करी, यानी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को नहीं मिला, तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकता है। इफ ऑडिटर कैन नॉट डिटरमाइन वेदर नॉन कंप्लाइंस अकर्ड ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल, असेस द इम्पैक्ट ऑफ द ओपिनियन। तो इफ एडिटर अगर इस चीज में कम पता ही नहीं, अगर वो पता ही नहीं लगा पा रहा है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि वेदर नॉन कंप्लाइंस अकर ड्यू टू लिमिटेशन की वजह से बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी कि वो जो देखेगा कि अगर जो लिमिटेशन है, यानी कि वो जो लिमिटेड मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है, एसेस करेंगे इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन। हम देखेंगे कि अगर ऑडिटर ने क्या किया, कोई नॉन कंप्लाइंस अकर्ड हुआ ड्यू टू द लिमिटेशन बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी कि वो चीज़ मैनेजमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसा कोई नॉन कंप्लाइंस हुआ है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे। रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। अब देखो, ऑडिटर शुड डिटरमाइन whether there is a responsibility or report identified or suspected non-compliance external authority। ठीक है, ऑडिटर शुड डिटरमाइन, ऑडिटर को डिटरमाइन करना है इफ देर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट आइडेंटिफाइड, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिपोर्ट आइडेंटिफाई और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस टू एक्सटर्नल अथॉरिटी। हमें देखना है कि अगर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम उसको कंसिडर करेंगे और उसे रिपोर्ट करेंगे। इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि पता लग जाता है जिनकी वजह से कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है। पहला इंडिकेटर कौन सा है, इन्वेस्टिगेशन रेगुलेटरी बॉडी एंड पेमेंट फाइन्स एंड पेनल्टी एडिशनल टैक्सेस। कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू आपके ऊपर, आपने कोई पेमेंट की है फाइन्स की, पेनल्टीज की और एडिशनल टैक्सेस की, अगर आपने ये सब चीज़ें की हैं तो दूसरा अनयूजुअल पेमेंट्स हुई है कोई अनस्पेसिफाइड सर्विस की, कंसल्टेशन की टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कोई भी किसी भी तरीके की अनयूजुअल पेमेंट हुई है अनस्पेसिफाइड सर्विस की, यानी कि वो सर्विस स्पेसिफाइड नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, और कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कंसल्टेशन कंसल्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि किसी भी तरीके की आपने क्या किया, अनयूजुअल पेमेंट की है, अनस्पेसिफाइड सर्विस जिसका पता ही नहीं है, कोई कंसल्टेशन ले रहे हो, लीगल कंसल्टेशन ले रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कुछ कंसल्टेशन ले रहे हो या उसको कुछ पेमेंट कर रहे हो, अनयूजुअल पेमेंट कर रहे हो। सेल्स कमीशन एजेंट फीस दैट अपीयर एक्सेसिव, किसी भी तरीके की आपने कमीशन दे रहे हो, एजेंट को दे रहे हो और ऐसा लग रहा है कि वो कमीशन बहुत ज़्यादा है। परचेज प्राइस सिग्निफिकेंट अबव और बिलो द मार्केट रेट, यानी कि जो परचेज प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है मार्केट रेट से। अनयूजुअल कैश पेमेंट हो रही है, पेमेंट वी कैशियर चेक पेबल टू द बियरर टू द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि अनयूजुअल चेक पेमेंट हो, कैश पेमेंट हो रही है किसी भी तरीके की। और एडवर्स मीडिया कमेंट रिगार्डिंग द एंटिटी, कोई एडवर्स मीडिया कमेंट चल रहे हैं एंटिटी के रिगार्डिंग। तो ये हमारा क्या था, ये सारा हमारा क्या था, ऐसे 240, जिसमें एड्रेस करता है कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा और कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कोई नॉन कंप्लायंस है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना इम्पैक्ट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इम्पैक्टेड है तो उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। अगर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा और रेगुलेटरी बॉडी जो भी है उसे चेक करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, लिमिटेड रिव्यू करेगा कि इतना स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाएगा ताकि उसे ये पता लग जाए कि कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है अदर लॉ का, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट को या डिस्क्लोजर को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते। अगर प्रोसीजर लगाने के बाद उसको पता लगा कि कोई भी नॉन कंप्लायंसेस वो है तो वो देखेंगे क्या उसका मटेरियल अफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अगर है तो उसको चेक करेंगे और अब मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट से डिस्कस करा तो पता लगा कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व है,
तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो एक्स हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, अगर अथॉरिटी नहीं है या अथॉरिटी है तो उससे जाएंगे, पता लगा वो भी इन्वॉल्व है, तो फिर क्या है कि उसके पास ये देखना है कि वो क्या करे कि गवर्नमेंट को या एक्सटर्नल रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्या उसे कुछ रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, अगर है तो वो रिपोर्ट करेगा, नहीं है तो वो आगे चलेगा कि लीगल एडवाइस लेगा, लीगल एडवाइस ले ली उसके बेस पे काम करेगा, अदरवाइज उसके पास एक ही वो बचता है हथियार जो है उसका ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन में वो देखेगा क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले थे, लेकिन जो ऑडिट एविडेंस मिले थे उससे पता लगता है मटेरियल मिसस्टेटेड है, वो मटेरियल मिसस्टेटेड है वो भी ज़्यादा व्यापक रूप में है यानी कि परवेसिव है, तो एडवर्स ओपिनियन देगा। लेकिन अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले थे तो यानी कि उसका जो इम्पैक्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन देगा, इम्पैक्ट अगर कम है उसका मटेरियल तो है लेकिन इम्पैक्ट कम है तो वो क्या करेगा, वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। उसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे नॉन कंप्लायंस है जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में ही नहीं थे, तो ऐसे नॉन कंप्लायंस का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट देखेगा। ये हमारा क्या था, एक ग्लांस रिवीजन था 250 का। 260 पे चलते हैं, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। कौन कौन सी ऐसी टाइम आता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कम्युनिकेशन करना पड़े मैनेजमेंट से दोज चार्ज विद गवर्नेंस से। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है auditor to TCWG, critical to helping the auditor and TCWG understand the matter related to the audit and develop the constructive working relationship. दूसरा, assisting auditor in obtaining information from the TCWG relevant to the audit. Such understanding entity identify appropriate sources of audit evidence, gaining insight about the specific transaction and event, supporting TCWG in fulfilling their responsibility to oversee the financial reporting process, thereby the reducing the risk of material misstatement in the financial statement level. तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG। टू वे कम्युनिकेशन होता है इस क्रिटिकल। पहला, ये हेल्प करता है ऑडिटर को और TCWG को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके मैटर्स रिलेटेड टू द ऑडिट एंड डेवलप कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। यानी कि सबसे पहले क्या है, हेल्प होगी। अगर हम TCWG से कम्युनिकेट करते हैं तो हेल्प होगी, किसकी हेल्प होगी, ऑडिटर की और TCWG की। ऑडिटर की हेल्प होगी और TCWG की हेल्प होगी। ऑडिटर की क्या हेल्प हो सकती है, ऑडिटर की इतनी हेल्प हो सकती है कि ऑडिटर क्या करेगा कि अपने बिजनेस को TCWG के साथ जो वो काम कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, उस ऑडिट में अगर उसको कोई चीज़ ऐसी है जो कि डिस्कस करके अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ती है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से उसका क्या होता है, जो ऑडिट की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि ये लोग क्या कर सकते हैं, आपस में वर्किंग रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं कि आप और मैं एक दूसरे के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में जाएं कि किसी भी तरीके की अगर मैनेजमेंट के साथ या फिर किसी भी तरीके की हमारी ऑडिट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उसको क्या है, टाइमली उसको आपस में वर्ड एक्सचेंज करके या डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करके रिजॉल्व कर लें। तो पहला पॉइंट क्या था कि हेल्प करता है किसको, ऑडिटर को, TCWG को, कि वो मैटर को अंडरस्टैंड कर सकें रिलेटेड टू ऑडिट और डेवलप कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट, ये असिस्ट करता है ऑडिटर को टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम TCWG रिलेवेंट टू द ऑडिट, कि वो क्या करे, असिस्ट करेगा ऑडिटर को। और किससे लेगा, TCWG से। ये क्या करता है, ये असिस्ट करता है ऑडिटर की वो ऑब्टेन कर सके इंफॉर्मेशन TCWG से, जो कौन सी इंफॉर्मेशन, जो कि रिलेवेंट है ऑडिट में। सच अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी आइडेंटिफाइड एप्रोप्रिएट सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड गेनिंग इनसाइट अबाउट द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सच अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, हमें क्या मिलते हैं इससे, क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंटिटी की, और आइडेंटिफाइड एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, हम पता लगाते हैं एविडेंस का सोर्स क्या है, और गेन करते हैं इंसाइट्स अबाउट द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ठीक है, उसके बाद सपोर्टिंग TCWG इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी
oversee the financial reporting process, thereby reducing the risk of the material misstatement in the financial statement level. ये सब चीजें हो क्यों रही है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, उसको क्या करने के लिए? कम करने के लिए। हम सब चीजें किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम ये क्या है, उस रिस्क को कम कर सके। कौन सा रिस्क? ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमें पता लगाना है कि क्या मटेरियल मिसस्टेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड होने का रिस्क है। अब वो रिस्क स्टार्टिंग में हो सकता है कि 100% हो, फिर धीरे धीरे जैसे ही आप ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, टीसीडब्ल्यूजी से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, 50% हो जाता है, फिर वो 40% हो जाता है, 30% हो जाता है। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, उस रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाते हैं। तो हर चीज, हर प्रोसेस किस लिए हो रहा है? ताकि हम उस रिस्क को कम से कर सकें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है। अगला पॉइंट, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्लियरली कम्युनिकेट करेगा द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लान स्कोप टाइम एंड ऑडिट टू टीसीडब्ल्यूजी। क्लियरली कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट टू टीसीडब्ल्यूजी। क्लियरली कम्युनिकेट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्लियरली। साफ साफ बात करेगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट टू टीसीडब्ल्यूजी। हम क्या करेंगे? प्लान क्या है हमारा, हमारा स्कोप क्या है, और टाइम क्या है, हम किस टाइम पे ये सब चीज़ें करेंगे। ये सब चीज़ें हम टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे। क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट टू टीसीडब्ल्यूजी। क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। दूसरा पॉइंट, ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, असिस्ट द ऑडिटर। ऑब्टेन करेंगे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन किससे? टीसीडब्ल्यूजी से, ताकि वो असिस्ट कर सके ऑडिट। जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम किस लिए ले रहे हैं? ताकि वो हमें असिस्ट कर सके ऑडिट में, हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विथ टाइमली ऑब्जर्वेशन दैट आर सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट टू द ओवरसीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विथ टाइमली ऑब्जर्वेशन दैट आर द सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट टू द ओवरसीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली हम क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या स्कोप है ऑडिट का, हमारा टाइम क्या रहेगा, हमारा प्लान क्या रहेगा। दूसरा पॉइंट, हम ऑब्टेन करते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तब वो असिस्ट करती है टीसीडब्ल्यूजी, जो हमें देता है वो असिस्ट करती है हमारी ऑडिट में। हम टीसीडब्ल्यूजी को क्या देते हैं? अपनी ऑब्जर्वेशन टाइमली बेसिस पे, जो कि सिग्निफिकेंट होती है, रिलेवेंट होती है, ओवरसीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है। प्रॉम्प्ट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। प्रॉम्प्ट इफेक्टिव यानी कि ये बहुत इफेक्टिव होता है कि डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो टीसीडब्ल्यूजी का और ऑडिटर का। तो तीन तरीके के हमारे क्या आ गए? हमारे तीन तरीके के वर्क आ गए जो कि ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में होते हैं। पहला कि वो क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टीसीडब्ल्यूजी से, ताकि वो असिस्ट कर सके ऑडिट में। दूसरा, वो प्रोवाइड करेगा टीसीडब्ल्यूजी टाइमली ऑब्जर्वेशन, टाइमली ऑब्जर्वेशन देगा। टाइमली ऑब्जर्वेशन देने का मतलब ये है कि हमने ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड की जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होगी, रिलेवेंट होगी, किस लिए? ओवरसीइंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रॉम्प्टली इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होगा बिटवीन टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑडिटर। तो ये हमारा क्या था? ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव था कि वो टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट क्यों करेगा। ऐसे कौन से मैटर है जिनको कम्युनिकेट किया जाएगा? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर और द ऑडिट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ऑडिट ऑडिट हो रही है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती, बट सॉरी, क्योंकि मैनेजमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकता कि देखो ऑडिटर ने ऑडिट तो कर ली है या ऑडिटर तो ऑडिट करेगा, हम क्यों टेंशन ले। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्लान एंड स्कोप ऑफ टाइम ऑफ ऑडिट, तो प्लान एंड स्कोप ऑफ टाइम ऑफ ऑडिट, द ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड दिस मैटर एंड वे दे रिक्वायर द स्पेसिफिक ऑडिट कंसिडरेशन। तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट रिस्क टू हेल्प टीसीडब्ल्यूजी अंडरस्टैंड दिस मैटर। तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क जो कि हेल्प करेगा टीसीडब्ल्यूजी को टू अंडरस्टैंड द मैटर एंड वे वाई दे रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो क्यों स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कर रहा है वो भी उसको पता चलेगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आ रहा है तो वो कम्युनिकेट करेगा, जो कि हेल्प करता है टीसीडब्ल्यूजी को कि वो अंडरस्टैंड करे कि भाई ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि इस पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लग रहा है। कम्युनिकेशन हेल्प, जो ये कम्युनिकेशन है हेल्प करती है टीसीडब्ल्यूजी को ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड अलाउ द ऑडिटर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। तो कम्युनिकेशन क्या करती है, हेल्प करती है टीसीडब्ल्यूजी को ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, वो देखे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को है और अलाउ करे ऑडिटर को बेटर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। कम्युनिकेशन हेल्प टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अलाउ द ऑडिटर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इज एनवायरनमेंट। ऑडिटर क्या कर सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके एंटिटी को समझने में, उसके इन्वायरमेंट को समझने में। केयर ऑफ नेसेसरी नॉट केयर इज नेसेसरी नॉट compromise the audit effectiveness, specifically if or TCWG involve the management entity। तो सबसे पहले केयर बहुत ज़रूरी है, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द ऑडिट इफेक्टिवनेस, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ऑडिट इफेक्टिवनेस। स्पेसिफिकली कब, जब इफ टीसीडब्ल्यूजी इज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट मैनेजिंग द एंटिटी, टीसीडब्ल्यूजी जब इन्वॉल्व हो मैनेज करने में एंटिटी को। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट। क्या क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं और जो ऑडिटर को मिली है। ऑडिटर क्या करता है, अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती है तो वो कम्युनिकेट करेगा किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। ऑडिटर व्यू ऑन द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर। ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिटर ने कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली है, ऑडिटर के व्यू ऑन द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, इसमें इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर, इसमें कोई सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मिला है। और सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटेड ड्यूरिंग द ऑडिट सच एज, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इनकाउंटेड या इनकाउंटर मतलब मिली है उसको, इनकाउंटर उसने फाइंड किए हैं। मैनेजमेंट किससे रिलेटेड, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इनकाउंटेड ड्यूरिंग द ऑडिट। पहला कौन सा है, मैनेजमेंट अनविलिंगनेस एसेस गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट जो है यानी कि गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ रहा है और अनविलिंगनेस है, उसे पता नहीं है गोइंग कंसर्न जो कि इफेक्ट हो रहा है, यानी कि वो गोइंग कंसर्न यानी कि मैनेजमेंट की ऐसी इंटेंशन है कि वो आगे बिजनेस को गोइंग कंसर्नली करना नहीं चाह रहे, उनकी विलिंगनेस ऐसी पता लग रही है, यानी कि उसकी इंटेंशन ऐसी है कि वो गोइंग कंसर्न नहीं करेंगे, यानी कि बिजनेस को आगे लॉन्ग टर्म तक वो नहीं चलाएंगे। यानी कि ये गोइंग कंसर्न से रिलेटेड एक इम्पैक्ट अगर आया है तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट और अनवायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि मैनेजमेंट ने किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई है या वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ठीक से प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वो आपके लिए वायबल नहीं हो पा रही है। Unexpected report required to obtain audit evidence. Unexpected efforts
अनएक्सपेक्टेड एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। आपके जो एफर्ट्स हैं अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स लग रहे हैं कि आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, बहुत अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स आपको लगाने के बाद वो ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। डिले हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से टू ब्रीफ टाइम फ्रेम टू कंप्लीट द ऑडिट। मैनेजमेंट क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट डिले हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, और टाइम फ्रेम में वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, यानी कि गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो रहा है, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लग रही है, और इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए वायबल नहीं हो पा रही है, और अनएक्सपेक्टेड एरर एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं ऑडिट के लिए। अनएक्सपेक्टेड लगाने के बाद क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है मैनेजमेंट को ब्रीफ टाइम फ्रेम टू कंप्लीट द ऑडिट। अगला पॉइंट, सच डिफिकल्टीज कुड लीड टू स्कोप ऑफ लिमिटेशन दैट में रिक्वायर द ऑडिटर टू मॉडिफाई द ओपिनियन। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़े स्कोप ऑफ लिमिटेशन के कारण। इफ नॉट ऑल द TCWG आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एंटिटी, अगर सारे TCWG इन्वॉल्व नहीं है तो सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस टू कोरस्पॉन्डेंस विद द मैनेजमेंट। तो हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट, हमने क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना है मैनेजमेंट से। अगला पॉइंट, सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग फ्रॉम द कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, any other significant matter that auditor judgment are important overseeing the financial reporting process। reporting significant matter, रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, अब हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स को रिपोर्ट करना है। मैटर डिस्कस विद द मैनेजमेंट इंक्लूड, कौन कौन से मैटर होंगे जो कि इंक्लूड किए जाएंगे। सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर जो आपको लगता है कि आपको ये मैनेजमेंट से कंसर्न करना चाहिए। कोई बिजनेस कंडीशन है और अफेक्टिंग द एंटिटी एंड पोटेंशियल ROM, यानी कि बिजनेस कंडीशन अफेक्टिंग द एंटिटी एंड पोटेंशियल ROM, यानी कोई बिजनेस की ऐसी कंडीशन है जो कि आपकी पूरी एंटिटी को इम्पैक्ट कर रही है, और उसमें आपको क्या मिल रहा है, पोटेंशियली रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें रिस्क हो सकता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। मैनेजमेंट कंसल्टेशन विद अदर अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेशन विद अदर अकाउंटेंट, दिस डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट ऑन द अकाउंटिंग ऑडिट मैटर्स, मैनेजमेंट ने कंसल्टेशन किया अदर अकाउंटेंट से। दूसरा, डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट ऑन द अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स, मतलब डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट के साथ ऑन द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर, कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा है हमारा मैनेजमेंट के साथ, ये सब चीज़ें हम कम्युनिकेट करेंगे। यानी इवेंट और ट्रांजेक्शन, कोई बिजनेस कंडीशन, मैनेजमेंट कंसल्टेशन, और डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट एंड विद मैनेजमेंट ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर्स, अकाउंटिंग और ऑडिटेड मैटर से रिलेटेड हमारा डिसएग्रीमेंट चल रहा है। कम्युनिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहले मॉडिफाई कर देंगे, एक्सपेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन 705 में हम 705 में देखेंगे। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न 507 में, की ऑडिट मैटर्स 701 में, और इफ द ऑडिटर इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर हम देखेंगे 706 में। इफ देर इज ए अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन 720, अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन में 720, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इन अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन में 720। तो अनकरेक्टेड मिस, अगर अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन में, अदर इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जिसको अदर इंफॉर्मेशन दी जाती है वो, यानी जहां आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही हो अदर इंफॉर्मेशन भी साथ में दे रही हो, ऐसा नहीं तो नहीं अदर इंफॉर्मेशन में कोई मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑडिटर इंडिपेंडेंस फॉर लिस्टेड एंटिटी, कम्युनिकेशन ऑफ की मैटर्स पैराग्राफ मॉनिटरिंग द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। अब ऑडिटर इंडिपेंडेंस, लिस्टेड एंटिटी के अंदर ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा स्टेटमेंट दैट द एंगेजमेंट टीम्स कंप्लाइड विद द एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस। तो सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के अंदर ये मैंडेटरी है कि उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा TCWG के साथ कि जो उसकी टीम है, एंगेजमेंट टीम है, वो कंप्लाई कर रही है एथिकल रिक्वायरमेंट का, जिसमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस। एनी रिलेशनशिप ऑफ द मैटर दैट may affect the independence, including the fees for the audit and non-audit service provided by the firm or network firm। Safeguard apply the address threaten to the independence, यानी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम कम्युनिकेट करेंगे।
कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स हम 701 में देखेंगे। सजेस्ट दैट द प्रिलिमिनरी व्यू द की ऑडिट मैटर्स कैन बी डिस्कस addressing the scope and time of the audit, revise when the findings communicated, or help the TCWG to understand the KAM and lead further classification, enhance disclosure. Monitoring management effectiveness. Indicator of effectiveness management oversight include, सबसे पहले क्या है, domination by the single person or single group without compensating control. तो मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, इंडिकेटर ऑफ द इफेक्टिवनेस, इनइफेक्टिवनेस का इंडिकेटर क्या होगा, ये होगा कि डोमिनेशन हो रहा है सिंगल पर्सन का या फिर स्मॉल ग्रुप का विदाउट कंपनसेशन ऑफ कंट्रोल, वो कंपनसेट नहीं कर रहे कंट्रोल को। इनइफेक्टिव ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल। इनइफेक्टिव हो रहा है ओवरसाइट बाय द टीसीडब्ल्यूजी एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। हमारा क्या था, कम्युनिकेशन करना था। कम्युनिकेशन कब ज़रूरी है, कम्युनिकेशन तब ज़रूरी है कि आप या तो सामने वाले को समझना चाहते हो या बिजनेस को समझना चाहते हैं, आपको क्या है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करने से दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों को हेल्प होती है। टीसीडब्ल्यूजी ऑडिटर को समझता है कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के से अगर कोई चीज़ मटेरियल है तो रिस्क और मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसका क्या है, तो उस पॉइंट की कितनी वायबिलिटी है, कितना ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल से, वो चीज़ उसको समझता है। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर उसके पास आता है तो टाइमली बेसिस पे वो और टाइमली बेसिस पे टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट कर लेता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है, उस इवेंट और ट्रांजेक्शन को समझता है जो कि उसे लग रहा है कि रिस्क उसमें ज़्यादा है। अगर फिर भी उसके पास लगता है कि टीसीडब्ल्यूजी से बात करने के बाद भी वो चीज़ उसकी रिजॉल्व नहीं होती, मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्टिल उसको लगता है कि उसमें है, वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में वो अपना ओपिनियन देगा, या फिर वो क्या करेगा ना की ऑडिट मैटर्स में भी वो सब चीज़ें भी कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को। एक चीज़ है जो लिस्टेड कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है उसको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना होता है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। सेम चीज़ है कि अगर कम्युनिकेशन किस सिर्फ इसमें कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है और टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ऑडिटर का क्या गोल होता है कि वो कम्युनिकेट करे डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ और टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट व्हेन सच डेफिशिएंसी इज मेरिट देयर अटेंशन। रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर मस्ट डिटरमाइन पता लगाएगा जो कि जो डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, यानी जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है, यानी ये डेफिशिएंसी ऐसी नहीं है कि डेफिशिएंसी जो कि आपकी नॉर्मल मैनर में या फिर आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर। कम्युनिकेशन करेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली बेसिस पे, यानी कि जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है टाइमली बेसिस पे, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट अदर डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट दैट आर इंपॉर्टेंट बट नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट, यानी कम्युनिकेट करना है अदर डेफिशिएंसीज को जो कि क्या है मैनेजमेंट को, दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट इननेसेसरी सिग्निफिकेंट। रिटर्न कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी, रिटर्न कम्युनिकेशन कब करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को, कम्युनिकेशन शुड इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड देयर पोटेंशियल इफेक्ट्स, सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट। ऑडिटर का पर्पस क्या होता है, पर्पस वाज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑडिटर का पर्पस क्या हुआ, ऑडिटर का पर्पस क्या है, उसको ओपिनियन देना है, उसको क्या करना, ओपिनियन देना है, एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसे ओपिनियन देना है। ऑडिटर क्या करेगा, द ऑडिटर ऑडिट कंसिडरेशन इंटरनल कंट्रोल ओनली, ऑडिट क्या करती है, ऑडिट में क्या होता है, कंसीडर किया जाता है सिर्फ इंटरनल ओनली, इंटरनल कंट्रोल ओनली टू डिजाइन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, नॉट टू
एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन सिर्फ किस चीज़ पे दे रहे हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो डिज़ाइन अप्रोप्रिएट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या देखा था कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, मस्ट बी डिटरमाइंड वेदर द सिग्निफिकेंस डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में, या तो इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन कंस्टिट्यूट टू सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। कम्युनिकेशन करेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली बेसिस पे, कम्युनिकेट करेंगे अदर डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को, जो अदर डेफिशिएंसीज है मैनेजमेंट को, दैट आर इंपॉर्टेंट बट नॉट नेसेसरी टू सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, तो वो मैनेजमेंट को करेंगे। सिग्निफिकेंट है टाइमली बेसिस पे टीसीडब्ल्यूजी को करेंगे। रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। कम्युनिकेशन शुड इंक्लूड क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी, क्या डेफिशिएंसी है और पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या होगा उसका, सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि ऑडिट पर्पस वाज टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारा ओपिनियन सिर्फ क्या है कि एक्सप्रेस हमारा जो अपना बताएंगे कि हम जो रिस्पॉन्सिबल है, हमारा पर्पस क्या है, एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, उसके अंदर हम ऑडिटर कंसीडर करेगा इंटरनल कंट्रोल ओनली द डिजाइन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, only to design appropriate audit procedure, not the express opinion द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ और कंसीडर करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल ठीक से डिजाइन हुआ है। अब वो हमारा जो ओपिनियन है इफेक्टिवनेस पे नहीं होगा कि इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिवली लगा है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे कितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है इंटरनल कंट्रोल, उस पर हमारा ओपिनियन नहीं होगा। आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। पहला, एविडेंस है इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एविडेंस है इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट फेलियर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो आपके पास कुछ एविडेंस है एंड इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, जो आपके जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं है, इस बात का एविडेंस है। एविडेंस किस बात का है, आपके जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं है। मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट बाय ऑडिटर दैट वर नॉट प्रिवेंटेड और करेक्टेड बाय द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। मिस स्टेटमेंट मिली है भाई, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट किया ऑडिटर ने, जो आपके जो इंटरनल कंट्रोल है उसने प्रिवेंट और करेक्ट नहीं की। दूसरा, तीसरा, डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट, जो कि प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट की है। करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई डिस्क्लोजर देंगे जो डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट, प्रायर पीरियड में कोई मिस स्टेटमेंट हुई है जो कि करंट ईयर में फाइनेंशियल ईयर में आपको पता लगी है, तो वो उसका डिस्क्लोजर। उसके बाद मैनेजमेंट फेलियर, मैनेजमेंट फेल हो गया ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्टिवली, यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्टिवली प्रिपेयर करने में, बनाने में, देखने में, ओवरसी करने में फेल हो गया है। तो यहाँ तक था हमारा 265। अब हमारा है 299 जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट में हम पढ़ लेते हैं कि जॉइंट ऑडिट क्या होती है। जॉइंट ऑडिट इन्वॉल्व मल्टीपल ऑडिटर वर्किंग टुगेदर द ऑडिट ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इम्प्लीमेंट इंक्लूडिंग, यानी कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पे मल्टीपल ऑडिटर्स होते हैं। Audit planning, risk assessment, and allocation of work. Joint auditor must jointly establish the audit strategy, plan audit, and agree the division of work. They discuss and document nature, time, and extent of audit procedure. वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा एंड डॉक्यूमेंट करेगा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो सबसे पहले जॉइंट ऑडिटर मस्ट जॉइंटली स्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लान ऑडिट एंड एग्रीड ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले क्या होगा, जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली स्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटजी, वो ऑडिट स्ट्रेटजी को जॉइंटली स्टैब्लिश करेंगे, प्लान करेंगे और उसके बाद एग्री होंगे डिवीजन ऑफ वर्क पे। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे, डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट करेंगे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर द कॉमन एंड स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। उसके बाद जो भी कॉमन और स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज पढ़ेंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट।
कॉमन एंगेजमेंट लेटर, एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंट लेटर शुड बी ऑब्टेन। मैनेजमेंट एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, दो तरीके के कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा और मैनेजमेंट लेटर शुड बी ऑब्टेन, वो ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, जॉइंट ऑडिटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क एलोकेटेड टू देम। ऑल जॉइंट ऑडिटर आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, किस लिए, अनडिवाइडेड एरिया ऑफ ऑडिट, common audit procedure and decision, compliance with relevant statutes and auditing standards, undivided area of audit, common audit procedure and decisions, compliance with relevant statute and audit standard। यानी कोई वर्क ऐसा है जो कि अनडिवाइडेड रह गया, कोई वर्क ऐसा कॉमन ऑडिट प्रोसीजर एंड डिसीजन जहां पर लगने, या फिर कंप्लायंस ऑफ रिलेवेंट स्टैट्यूट्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सबके लिए है कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस पता लगता है, कंप्लायंस नहीं किया गया किसी भी रिलेवेंट स्टैट्यूट्स का और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, उसके लिए वो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल है। रिपोर्टिंग, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, किसको डिसएग्रीमेंट, इफ डिसएग्रीमेंट सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट कैन बी इशू। कॉमन ऑडिट रिपोर्ट अगर सब एग्री हैं एक रिपोर्ट से, अगर डिसएग्रीमेंट हो तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी with cross reference between the reports। Communication with TCWG when expecting the modification and inclusion the EOM OM paragraph, joint auditors must indicate TCWG comply with SA 705-706। आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन देना है, EOM OM पैराग्राफ उसके अंदर डालना है। ऑडिटर सबसे पहले क्या करेंगे, वो ऑडिटर TCWG से बात करेंगे, TCWG को कम्युनिकेट करेंगे। जॉइंट ऑडिटर, ईच जॉइंट ऑडिटर कैन अज्यूम दैट द others have completed their work। हर जॉइंट ऑडिटर क्या मानेगा कि ईच जॉइंट ऑडिटर ये मानेगा कि अदर ऑडिटर ने अपना काम अच्छे से किया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिव्यू ऑफ ईच वर्क ईच अदर वर्क। वो ईच अदर वर्क के वर्क को रिव्यू नहीं करेंगे, वो एग्ज्यूम करेंगे कि उन्होंने अपने काम को करते समय स्टैंडर्ड्स का और सभी लीगल लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस किया है। ये दोस्तों हमारी ख़त्म होती है ऐसे 200 की सीरीज़। इस 200 की सीरीज़ को हम फिर से रिवाइज करेंगे बाय चार्ट। आपको क्या करना है, चार्ट को देखना है, चार्ट से रिवाइज करने के बाद एक बार मैटर को देख लेना है। मैटर को देखने के बाद चाहे आप कहीं से भी देखें, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से देखें या कहीं से भी देखें, उसके बाद आप एक बार क्वेश्चन आंसर की रिवीजन करनी है। तो 3 स्केल में हमारा रिवीजन आएगा। पहला रिवीजन चार्ट, हमारा डिटेल रिवीजन आ गया, चार्ट रिवीजन, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का रिवीजन। अगर आपको किसी भी तरीके की इसमें और हमारी तरफ से हेल्प की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लीट करके हम फर्दर ऑडिट पे जाएं। हमारा क्या है, ये सब चीज़ें चल जाएंगी। मैं आप एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डालूंगा कब कब हम लाइव आने वाले हैं, तो वो शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि हम और भी वीडियोस जल्दी पोस्ट कर सकें। हमें लगे कि सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं, हमारी तरफ से आपके लिए हेल्प हो रही है, तो आप भी प्लीज़ इस चीज़ को और ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि इसमें और क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू।